सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों हमारे श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। भाई दीपा जी, आज प्रश्न पूछूं आपसे? पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। शुरुआती प्रश्न ये है कि क्या आपको पता है कि हमारा जो टेलीविजन है यानी टीवी, वो हैक भी हो सकता है? भाई ये चौंकाने वाली बात जब सामने आई ना आकांक्षा, जब तुम पूछ रही थी पहले भी स्टूडियो के बाहर कि ऐसा कुछ मैं पूछने वाली हूँ, तो सच में ऐसा लगा कि हाय, अब ये भी होता है क्या? हाँ, ये भी होता है, और कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम जानेंगे। साथ ही चर्चा होगी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। ये तो भाई ऐसा प्रश्न है जो कभी ना कभी मन में आ ही जाता है, कितना भी आप पॉजिटिव रहो। लेकिन इसका सवाल यूँ देखे तो थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन उतना ही आसान भी है। इस पे भी चर्चा करेंगे, है ना? साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत चर्चा होगी वीरांगना बसंती देवी के बारे में, और खाने के रेसिपीज के बारे में बात होगी। तो आज वैसे तो आकांक्षा, आज वैसे तो हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए कुछ खास व्यंजन। अच्छा भाई, जब बच्चों की बात आती है ना, तो हम माताएं जो होती हैं और खासकर गृहिणियां जो होती हैं जी, मतलब सभी का एक वो कहते हैं ना, एक प्रश्न रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आज क्या बनाएं जो बच्चों के टिफिन में जाए तो, लेकिन वापस घर तक ना आए, मतलब सफा चट हो जाए। तो देखिए, कुछ तो हम इसका रास्ता आसान कर देंगे, ठीक है? कुछ हम अपनी सखियों से कहेंगे कि आपके पास ऐसी कोई सी रेसिपी है क्या जो चटपट बन जाए और झटपट खत्म भी हो जाए। साथ ही दीपा जी, विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह हम मना रहे हैं, यानी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, जो कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। वैसे इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2010 में इस रूप में मनाने का फैसला लिया था। और इस सप्ताह को पहली बार आकांक्षा 2010 में संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के जो राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, उन्होंने प्रस्तावित किया था, और फिर ये पहली बार फरवरी 2011 में मनाया गया था। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों के बीच उनकी आस्था को ठेस न पहुंचाते हुए सद्भावना को बढ़ावा मिले। यानी आप किसी भी धर्म या जाति को माने, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है सद्भावना। जी, और ये सप्ताह लोगों के बीच आपसी समझ, सद्भाव और सहयोग बढ़ाने के लिए अलग अलग धर्म और उनके बीच संवाद हो, इसकी अनिवार्यता पे बढ़ावा देता है, मतलब इस बात पे वो बल देता है। बिल्कुल, और यूएन महासभा में इस दौरान ये प्रोत्साहित किया जाता है कि जो सभी देश हैं वो अपनी धार्मिक परंपरा और विश्वास के अनुसार अंतरधार्मिक सद्भावना का संदेश फैलाएं। जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने।
के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हम राज न हो तो है सुना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राय। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने, हो जिंदा तस्वीर बने। बिल्कुल दीपा जी, कड़ी दर कड़ी मिलती है और जो मजबूत जंजीर बनती है उसमें जो मिल के रहने का मजा है ना, हाँ, वो किसी बात में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब वीरांगना बसंती देवी के बारे में जब हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई में दीपा जी पुरुषों के साथ साथ कई महिलाओं का जिक्र आता है जिन्होंने समाज के सारे बंधनों को तोड़कर अपने पुरुषों के साथी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा जो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें हिस्सा लिया जी। और बसंती देवी उन्हीं में से एक नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। जी बिल्कुल। और इनका जन्म हुआ 23 मार्च वर्ष 1880 में। उनके पिता असम में ब्रिटिश राज्य के दौरान एक बड़ी जमींदारी के दीवान थे जी। और अपनी आरंभिक शिक्षा तो उन्होंने वहीं की जहां उनके पिताजी रहते थे, लेकिन फिर आगे की शिक्षा के लिए वे कोलकाता आ गई, जहां उन्होंने लोरेटो हाउस में
आगे की पढ़ाई पूरी की। कोलकाता में ही उनकी मुलाकात चित्तरंजन दास से हुई थी और चित्तरंजन दास, जिनको सब देशबंधु के नाम से भी जानते हैं, वे एक प्रसिद्ध नेता थे, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। दास से मिलने के बाद उन दोनों ने साल 1897 में शादी कर ली। बसंती देवी ये अच्छी तरह जानती थी कि समाज में महिलाओं के प्रति फैली जो कुरीतियां हैं और उनके साथ होने वाले भेदभाव को शिक्षा के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। वो ये अच्छी तरह समझती थी कि बचपन से लेकर अंतिम समय तक महिलाएं भेदभाव का सामना हर तरफ करती रहती हैं। उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले पक्षपात के प्रति कभी समझौता नहीं किया और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए हमेशा काम किया। जी बिल्कुल। और उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पति चित्तरंजन दास के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। साल 1920 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी हिस्सा लिया और बंगाल की पहली महिलाओं में से एक थी वो आकांक्षा, जिन्होंने सिख महिलाओं के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी कपड़ों को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही अपनी दोनों भाभियों उर्मिला देवी और सुनीता देवी के साथ मिलकर महिला कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नारी कर्म मंदिर की स्थापना की उन्होंने। और इसी बीच तिलक स्वराज कोष के लिए गहने और सोने के सिक्के एकत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। जी, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था और हड़ताल के लिए आह्वान किया। इसी के लिए कोलकाता में स्वयं सेवकों के 5 समूह को सड़कों पर खादी और हाथ से बने हुए कपड़ों को बेचने के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें से ये एक समूह का नेतृत्व बसंती देवी स्वयं कर रही थी। हालांकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर वो सड़कों पर विरोध करने जाती हैं तो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ली जाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की एक न सुनी और जाकर अपना मोर्चा बखूबी संभाला। जी, और इस समूह के नेतृत्व के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आधी रात को ही उन्हें रिहा किया गया और वह बंगाल की फिर पहली महिला थी जो असहयोग आंदोलन में खादी बेचने के लिए जेल गई। इस आंदोलन में 10 दिसंबर 1921 के दिन चित्तरंजन दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बसंती देवी ने उनके साप्ताहिक प्रकाशन बंगलार कथा का कार्यभार संभाला। काजी नजरुल इस्लाम की लिखी क्रांतिकारी कविता को छापने का काम भी उन्होंने वीरतापूर्वक किया। क्योंकि उस वक्त कुछ भी छापो अगर तो पकड़ लिया जाता था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था। और वर्ष 1921-22 के बीच में बंगाल के प्रांतीय कांग्रेस की भी वे अध्यक्ष रहीं। फिर 1922 की बात है जब बसंती देवी के द्वारा चटगांव सम्मेलन में दिए गए भाषण ने आंदोलन से जुड़ने के लिए कई लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बंगाल के लोगों को राजनीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए भी बहुत प्रेरित किया। इसके अलावा जरूरतमंद महिलाओं के लिए चित्तरंजन दास सेवा सदन का निर्माण भी उन्होंने किया था। जब उनके पति को मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने पति का प्रतिनिधित्व किया और चटगांव के प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रियता जो थी वो त्याग दी। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस बसंती देवी को अपनी दत्तक मां मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। 1928 में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद बसंती देवी ने भारतीय युवाओं में यह रोष जगाया कि उनकी मृत्यु का बदला अंग्रेजी शासन से हमें अवश्य लेना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहीं। साल 1973 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 94 की आयु में साल 1974 में उनका देहांत हो गया था। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन जो है शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। वो हमेशा महिलाओं के प्रति अत्याचार और उनके प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती रहीं। उनके इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कोलकाता में महिला कॉलेज की स्थापना की 5 अगस्त साल 1959 को। इस कॉलेज का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। कितना सुंदर संसार वो हो ना, जहाँ पर सिर्फ प्रेम हो, कहीं कोई घृणा या इस तरह की कोई भावना नहीं हो, या जलन द्वेष की भावनाएं जो होती हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा सपना ही लगता है, थोड़ा सपने जैसा ही लगता है ये। कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक एक करके कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारी कोशिशें इकट्ठी हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है भाई। दीपा जी, ऐसा है कि उतार चढ़ाव, सुख दुख और तीखा मीठा, ये सब जिंदगी में होने जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तभी जीवन का आनंद लिया जा सकेगा। मतलब हमें तभी तो पता चलेगा जब दुख होंगे, तभी आनंद की उपयोगिता, जी, या आनंद की जब क्षण आते हैं तो उसकी महत्ता जो है वो हमें समझ में आएगी। जी, हमारे एक श्रोता कह रहे हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं तो कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते, जो कि बिल्कुल सच बात है। तो खुशियां, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा, पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये जो सवाल है पीछा ही नहीं छोड़ता। बिल्कुल। अगर देखा जाए कि हम बहुत सारे उसके लिए उदाहरण अपने आसपास ढूंढ सकते हैं खुश रहने की। बिल्कुल। जैसे हवा में इठलाती लहराती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन में विचार आता है ना कि काश हमारी जिंदगी में भी इसी तरह की मस्ती हो, बेफिक्री हो, ऐसे ही खुशी आनंद हो। तो ये इंसान की, जैसे बता रही थी ना आपकी, इंसान की फितरत होती है, वो सदा दूसरों की दशा उनको बस अच्छी लगती है और खुद की स्थिति हमेशा बुरी लगती है। तो पतंग के छोटे से जीवन में भी देखिए उतार चढ़ाव, अस्थिरता और अनिश्चितता जैसी
कितनी तकलीफें हैं जी। और सच कहें तो पतले कागज की बनी छोटी सी जिंदगी पाने वाली पतंग फिर भी मस्ती और आनंद में झूमती है जब वो आकाश में उड़ती है, क्योंकि वो हर प्रकार के बोझ से मुक्त है। उसने अपनी जिंदगी को हवा से भी हल्का बना लिया है जी। तभी तो पल पल कटने फटने या नष्ट हो जाने का जो खतरा है ये मंडराता रहता है। इसके बावजूद वो जो पतंग है छोटी सी, वो जिंदा दिली से जीती है। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम भी अपना जीवन पतंग की तरह हल्का बना लें और अपने ऊपर लदे जो ये दुनिया भर के मानसिक बोझ, ये भौतिक जो बोझ होते हैं ना अपने ऊपर से, वो भी उतार के हम फेंक दें और मस्ती भरी जिंदगी जीने का आनंद ले सकें। कुछ तो उसके भी तरीके होते होंगे, तो चलिए आज उस पर कुछ सोच विचार करें, अपने श्रोताओं से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, बल्कि अपने को ही जांचना चाहिए कि कहाँ चूक रह गई, परिश्रम में, समझ में या उसके बारे में सही जानकारी में कोई कमी न रह गई हो तो हताश न होकर पुनः प्रयास में जुट जाना चाहिए। भाई मेरे साथ ही क्यों से हमारा अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस ही झलकता है। बिल्कुल। और एक हमारी सखी लिख रही है कि जीवन में कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिसे हम आसानी से कभी नहीं भुला सकते और वो यादें या तो हमें खुश कर जाती हैं या बहुत उदास। यदि ये जीवन की अच्छी और सुखद यादों के रूप में होती हैं तो हम चाहते हैं कि हम जीवन भर इसे याद रखें, और यदि एक दुखद पल के रूप में हो तो हम कभी भी नहीं चाहते कि ये हमारे साथ रहे और सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ। तो भाई कई चीजें हैं, जैसे गलत निर्णय का बोझ। जिंदगी में हमें अनेक निर्णय कई बार लेने पड़ते हैं और कई बार ये गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिंदगी भर पछताने और दुखी रहने से तो कोई फायदा होगा नहीं। इसके बजाय क्यों ना उन अच्छे निर्णयों के लिए खुद को सराहा जाए जिसके कारण हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब ध्यान रखें, गलत निर्णयों की संख्या कम और सही निर्णयों की अधिक हो। बिल्कुल। और रिश्तों की भी जो अपेक्षाएं होती है उसका बोझ भी हम कई बार लिए रहते हैं आकांक्षा। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि 24 घंटा इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं कि फला रिश्तेदार ने हमें शादी में ठीक से सम्मान नहीं दिया, या वहां से न्योता ढंग से नहीं आया, या कहीं किसी के घर गए तो वहां हमें मान सम्मान अच्छा नहीं मिला, या हमसे खाने के लिए नहीं पूछा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, या हम पर ध्यान नहीं दिया, जैसी बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए, हम अपेक्षाएं करेंगे तो फिर दुख दर्द तो मिलेंगे। बिल्कुल। तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए, भाई कहीं कुछ कमी रह गई तो ठीक है। मान लीजिए उदाहरण की बात है कि अगर शादी की बात है तो शादी का घर है, अगर आपसे एक चीज कम भी पूछ लिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा छोड़ भी देना चाहिए। और कई लोग तो जो उनके मन में सोशल स्टेटस का बोझ जाने अनजाने बढ़ा होता है, जिससे कई लोग आमदनी न होने के बावजूद अपने पड़ोसी मित्रों या रिश्तेदारों के बीच अपना एक जो रुतबा रहता है ना, उसे बनाए रखने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए आए दिन कई तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे मैं घरेलू उपकरण जो है महंगे वो खरीद लिए, गैजेट्स खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, या फिर ज़रूरत ना होने के बावजूद महंगा फ्लैट या कार खरीद लेते हैं। और इसके बाद लोगों के कर्ज हैं या EMI चुकाने में आगे का जो उनका वक्त है या पूरी ज़िंदगी है लगभग गुजर जाती है। तो उतने ही पैर पसारी जाए जितनी बड़ी हमारी चादर हो। बिल्कुल। अब देखो ना, अब ज़रूरत नहीं है और आप महंगी महंगी चीज़ें लेंगे तो बेशक ये सोशल स्टेटस का बोझ तो आप पे बनी जाएगा। तो किया तो ये जाना चाहिए दीपा जी कि हमारे पास जो है उसी में हम खुश रहें, और जो खुशी के पल या जो भी पल हमारे पास जो गुजर रहे हैं, जो हम गुजार रहे हैं, उसमें संतुष्ट रहें। दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल
सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला तो भाई दीपा जी, आने वाला पल तो चला जाएगा, लेकिन अगर उस पल में हम यही सोचते रह गए कि मेरे साथ आने वाला पल कैसा होगा, हाँ, आने वाला पल कैसा होगा और पता नहीं क्या होगा, तो इस पल का आनंद भी हम नहीं ले पाएंगे। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि दुनिया भर के कामों का जो बोझ है वो अपने ही सिर पर लाद लेते हैं, चाहे परिवार की बात हो या रिश्तेदार या दफ्तर की, तो ऐसा लगता है जैसे हर किसी की मदद का जो ठेका है उन्होंने ही ले रखा है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, और ऐसे देखने में भी आते हैं हमारे जान पहचान। तो अगर आप भी इनमें से हैं तो इस बोझ को इसी वक्त उतार फेंकिए, उतना ही काम किया जाए जिससे जो जिंदगी है हमारी वो दूभर न बन जाए। और देखो ना, कभी इच्छाएं और नींद भी कभी पूरी नहीं होती है। दुनिया भर में आपको ऐसे लोग गिनती के मिलेंगे जो अपनी आय से संतुष्ट है, मतलब अपने जो आपकी इनकम है उससे भी खुश रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा गया है ना, संतोषम परम सुखम, ये ही लोग दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। और लगातार पैसा कमाने के पीछे अगर हम यही करते रहे ना, उसी के पीछे भागते रहे, तो आकांक्षा हमारे पास जो मौजूद है उसको भी हम कभी उसका भी आनंद नहीं ले पाएंगे, उसका उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी बात पे हमारे जो श्रोता हैं, सखियां हैं, उन्होंने भी अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, वापस आते हैं।
देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो भविष्य की चिंता या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस विषय पर जो हम बात कर रहे थे। अब भाई जो भविष्य की चिंता का बोझ होता है ना, कई लोग अपनी अच्छी कमाई, अच्छे जीवन साथी और अच्छे आज्ञाकारी बच्चे होते हुए भी, मतलब उनके पास सब कुछ है, हाँ, फिर भी उदास रहते हैं या अवसाद में घिरे रहते हैं कि कल क्या होगा, अगर कल नौकरी छूट गई या व्यापार बंद पड़ गया या हमारे घर के जो परिवार के जो लोग हैं उनमें से किसी को कुछ हो गया तो, या हमारे बच्चे हमारी सुनना बंद कर दें तो फिर क्या होगा। भाई अगर इतने सवाल करोगे तो सुन के भी मन में घबराहट हो रही है कि इतने सवाल कैसे मन में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुखी रहना है तो आज में यानी वर्तमान में जीना बेहद जरूरी है। जी देखो आकांक्षा, हमारी एक श्रोता ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो कह रही है कि जब लगातार बुरा होता है तब ये सवाल जरूर आता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों। दूसरा नजरिया ये भी है कि जब हम शहद की खोज करने निकलते हैं तो मधुमक्खियों का काटना हमें स्वीकार करना ही होता है। बिल्कुल सही तो बात। हमारे जीवन में कठिनाइयों का आना भी बहुत ही जरूरी है। बिना कठिनाइयों के सफलता का हम कोई आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयों के वक्त हमें समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान देना चाहिए, और अगर हमारा ध्यान सकारात्मक होगा तो हम सफलता की ओर अग्रसर अवश्य होंगे। और एक उदाहरण देते हुए एक और सखी कह रही है कि जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं और अक्सर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है कि मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए ऐसा मेरे भी साथ क्यों। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को कोसता था कि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते। वो अक्सर शिकायत करता, दर्द से जब कराता और यही प्रार्थना करता कि इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को बहुत ही दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये भी बात है। और आकांक्षा, एक और हमारे श्रोता ने लिख भेजा है कि जिंदगी में झटका लग सकता है, कभी भी कुछ बुरा हो तो हमें थोड़ा अपने दिमाग को शांत करके थोड़े टिके रहने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव जिंदगी के पड़ाव हैं, वे कभी भी कायम नहीं रहते। ध्यान में रखिए कि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी भी आदमी को याद नहीं रखा जाता। याद उन्हीं को रखा जाता है जिन्होंने संघर्ष बहुत किया हो। बिल्कुल सही बात। तो जब संघर्ष का पल आए तो ये ना सोचें कि ये संघर्ष मुझे ही क्यों मिला। जी, इसे इस तरह से भी सोचा जा सकता है दीपा जी कि हो सकता है नियति ने हमें इतना काबिल समझा कि हम उस संघर्ष का सामना आसानी से कर सकें, इसीलिए वो संघर्ष हमारे हिस्से आया। जी, तो ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों।
दीपा जी, शुरुआत में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था ना कि क्या आपको पता है हमारा जो टेलीविजन है वो भी हैक हो सकता है, तो उसका उत्तर अब देंगे हम कि बिल्कुल हो सकता है। खास वो जो हमारा जो स्मार्ट टीवी जो आजकल एक लहर चल पड़ी है ना, जो स्मार्ट टीवी जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता है, हमारे कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, उसे बिल्कुल आराम से हैक किया जा सकता है। तो भाई हम तो अब तक तो हम यही सोचते थे कि हमारा फोन हैक होता है, हमारा कंप्यूटर हो कहता है, या हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, लेकिन हमारा घर के अंदर रखा टीवी भी हैक होता है। तो इसे इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, जो स्मार्ट टीवी होता है, और कई ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जो वेब ब्राउज़र होता है वो खोला जा सकता है, और तो और कई तरह के गेम्स भी खेले जा सकते हैं ऑनलाइन टीवी पर। इसमें ब्लूटूथ होता है, सोशल मीडिया और कैमरा जैसे कई फीचर मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये भी सॉफ्टवेयर पर आधारित टीवी है, जो स्मार्ट टीवी है, तो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, और जो हैकर्स हैं उनके लिए हैक करना और जो हमारी निजी जानकारी है उसे जुटाना काफी आसान हो गया है। भाई ये सब चीज होता कैसे, मतलब इसका एक जो पूरा तरीका है सरल भाषा में समझते हैं कि अगर टीवी वाईफाई से जुड़ा है तो हैकर्स मैलवेयर भेजकर टीवी में मौजूद कैमरे और माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकता है, और इनकी मदद से वो आपकी बात भी सुन सकता है और नज़र भी रख सकता है। इसके अलावा वेब ब्राउजिंग या ऐप की मदद से भी वायरस आ सकता है, और स्मार्ट टीवी में एंटीवायरस या साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ऐसे में टीवी में वायरस आ सकता है। इसलिए ब्राउजिंग हिस्ट्री या आपका पासवर्ड है या जानकारी, ऐसे हैकर्स को इस तरह की बातें करना मतलब जानकारी निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो भाई ये भी एक चिंता वाली बात है, लेकिन इस चिंता से सुरक्षित रहा जा सकता है। तो अपना जो स्मार्ट टीवी है उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा कि कई बार होता है लोग टीवी के सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर को समय समय पर अपडेट नहीं करते, जबकि इन्हें अपडेट रखने से टीवी में जो नए फीचर्स हैं ना वो जुड़ते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जरूरी होता है। तो अपना जो वाईफाई राउटर है उसे पासवर्ड लॉक करके रखें। इससे न केवल टीवी बल्कि उससे जुड़े जो अन्य डिवाइस हैं हमारे घर के, मोबाइल हो गया या हमारा लैपटॉप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वो भी सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए राउटर में VPN यानी विजुअल प्राइवेट नेटवर्क इंस्टॉल किया जाए, और इसके अलावा पासवर्ड जो होता है हमारा वो भी थोड़ा कठिन रखा जाए। इसीलिए बोलते हैं कि पासवर्ड कठिन रखो, और जब रखना होता है ना आकांक्षा, हम बोलते हैं अरे भाई बना दो पासवर्ड कोई भी, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा कठिन होना चाहिए। कोशिश की जाए कि उसमें नंबर्स भी हों, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, और स्कोर्स जो अंडरस्कोर या अपस्कोर लगाते हैं वो भी होना चाहिए। जी, तो किसी अनजान नेटवर्क से अपने टीवी को कभी ना जोड़ें। कई बार किसी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए टीवी पर वो जो एक विंडो ओपन होती है ना, एक छोटा सा खिड़की आता है जिसे हम पॉपअप कहते हैं, वो आ सकता है। इसलिए अगर टीवी स्क्रीन पर कनेक्ट करने के लिए अचानक से कोई अनजान विकल्प आता है तो उसे स्वीकार ना करें। ये खासकर स्मार्ट टीवी की बात हो रही है। एक मजेदार सा कमेंट हमारे एक श्रोता ने भेजा है कि बचपन में हमने देखा था कि टेलीविजन देख रहे हैं और अचानक ही ऐसा लिखा हुआ आता था, रुकावट के लिए खेद है। तो शायद यही हैक होता होगा। जी नहीं, वो हैकिंग नहीं है। हैकिंग यानी आपके अपने टीवी पर या आपके अपने निजी डिवाइस पर पूरी तरह से किसी और का कंट्रोल हो जाना। बिल्कुल। और टीवी में ऐसे कई ऐप्स इंस्टॉल होंगे जो आपके काम के नहीं होते हैं, तो उन्हें केवल वही ऐप्स टीवी में रखें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, बाकी हटा दें। तो ऐसा करने से भी आप बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर आपकी टीवी में माइक्रोफोन और कैमरा है तो इस विकल्प को बंद रखें। कई बार खुशी खुशी में हम ऊपर कैमरा नहीं, छोटा सा कैमरा भी रखवा लेते हैं कि नहीं हम टीवी में फिर अपनी फोटोग्राफ्स देखेंगे, तो बिल्कुल नहीं इस तरह करें। उसको विकल्प को जब जरूरत हो तभी खोलें, और बाकी के वक्त कैमरा को आप ढक कर रखें। बिल्कुल सही बात। अब हमारे एक श्रोता ने कहा है कि स्मार्ट टीवी का हैक होना आज बहुत बड़ा गंभीर विषय बन चुका है। हम जितनी भी स्मार्ट डिवाइस का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ को खुलेआम करने का जोखिम, मतलब ओपन, सबके लिए ओपन करने का जोखिम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप अपना स्मार्ट टीवी किसी सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो टीवी हैक होने का खतरा बहुत कम होता है या न के बराबर ही होता है। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेट डिवाइस या मोबाइल के डेटा से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हैक होने के चांसेस लगभग 100% तक होते हैं। यानी आपका टीवी हैक हो रहा है तो उसकी पहचान हम उसी समय कर सकते हैं।
अब ये पहचान कैसे होगी कि हमारा टीवी, जो हमारा स्मार्ट टीवी है, वो हैक हो चुका है? हाँ, टीवी की स्क्रीन पर पॉपअप आने लगेगा या मैसेजेस दिखने लगेंगे जी। और जो टीवी का रिमोट है एकदम से काम करना बंद कर देगा। और अगर आप देखें कि रिमोट बिल्कुल सही है, सारे बटन और बैटरी भी सही हैं, लेकिन फिर भी रिमोट काम नहीं कर रहा, तो ये डिवाइस में जो मैलवेयर होता है ना, वो आने के संकेत है। जी। और टीवी की गति थोड़ी धीमी पड़ जाए या एकदम से सिस्टम धीमा हो जाए तो भी आपको लगना चाहिए कि हाँ, कहीं कुछ गलत है। और अगर टीवी में अनजान ऐप्स इंस्टॉल हो गए हैं तो ये भी मैलवेयर के संकेत हो सकते हैं। अगर टीवी की सेटिंग जैसे रंग है, उसकी भाषा बदल जाए जो आपने नहीं की है, तो समझ लीजिए कि आपका जो डिवाइस है यानी आपका जो टीवी है वो सुरक्षित नहीं है। और जी, और कई बार ऐसे ही होता है कि टीवी के जो ऐप्स हैं वो खुद ही खुलने लग जाएं या जो कार्यक्रम उस समय हम देख रहे हो उसकी गति जो है एकदम से कम हो जाए। जी। आपका इंटरनेट डिवाइस जो है जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे, हाँ। तब आप समझ लीजिए कि आपका जो टीवी है वो हैक हो रहा है। उसी समय इंटरनेट डिवाइस से उसे डिस्कनेक्ट कर दें। पर यहाँ इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हम ये जो टीवी हैकिंग की बात कर रहे हैं ना, ये स्मार्ट टीवी हैक हो सकते हैं, न कि जो आम सा नॉर्मल टीवी है वो नहीं। तो और अब तो OTT ऐप्स जो हैं वो भी टीवी से कनेक्ट हो गए हैं। तो मान लीजिए कोई OTT ऐप हमने खोला और लॉगिन किए हुए अकाउंट से हम अपने आप लॉग आउट हो गए हैं और लॉगिन करने पर हमें एरर मैसेज मिल रहा है लगातार और पासवर्ड बदलने के बाद भी एरर नजर आ रहा है। ऐसा हैकिंग से ही हो सकता है। तो जो हैकर है वो टीवी हैक करने के बाद व्यक्ति को उसके ऐप अकाउंट से ब्लॉक कर देता है या जो पासवर्ड है वो बदल देता है। और यही नहीं, ये उसका जो व्यक्ति का जो अकाउंट है उस पे हैकर्स का पूरा नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते जैसी अन्य कई जो निजी जानकारियां हैं वो भी हैकर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। बिल्कुल। और आकांक्षा, हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे ऐसे टीवी मार्केट में आ गए हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर स्मार्ट टीवी को हैकिंग और खतरनाक कोड से बचाने के तरीके वो बताते हैं। जी। अब मार्केट में कुछ ऐसे स्मार्ट टीवी मिलेंगे जिनमें बिल्ट इन माइक्रोफोन होते हैं। तो माइक्रोफोन देने का मकसद ये है कि इसे वॉइस कमांड के जरिए चलाना है। फिलहाल ऐसे टीवी ट्रेंड में हैं जहां रिमोट से वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो ये भी एक उन्होंने जानकारी दी है कि आप उनके वेबसाइट पे जाकर हैकिंग के तरीके और उससे बचने के तरीके जरूर समझें। बिल्कुल। तो भाई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो अच्छा है, लेकिन अगर उसे सावधानी पूर्वक और सीमित रूप में किया जाए तो उससे जो होने वाले जो नुकसान जो है उससे हम बिल्कुल बच सकते हैं।
हमारी एक सखी ने आकांक्षा एक सवाल किया है कि क्या स्विच बंद करना होगा कि रिमोट से बंद करने से ठीक रहेगा अगर हैक का अंदेशा है? तो अगर हैक का अंदेशा है तो आप सबसे पहले तो अपना इंटरनेट से कनेक्शन टीवी का, हाँ, जितने भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं उससे डिस्कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। साथ ही अपना जो वाईफाई का पासवर्ड है, अगर आपने उसे वाईफाई से कनेक्ट किया है तो पासवर्ड तुरंत बदल दीजिए। और फिर भी अगर आपको अंदेशा लग रहा है कि हैकिंग हो रही है या हमारा टीवी हमारे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जी। और हम बात ये करेंगे कि आज रसोई में क्या बनेगा। भाई आज रसोई में आज तो नहीं, लेकिन हाँ तैयारी होगी तो कल परसों बनाया जा सकता है वेजिटेबल राइस टार्ट। अच्छा, टार्ट का मतलब नाम बच्चों को ना ऐसे ऐसे नाम दो ना तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया। लेकिन ये एक कटोरी होती है, कटोरी का शेप लिया होता है। तो राइस यानी चावल के टार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए राई 1/4 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता 5-6, काजू और मूंगफली का पेस्ट 1-1 बड़ा चम्मच ले ले, घी 3 बड़े चम्मच, पके हुए चावल लेने हैं हमें, मतलब बने हुए 2 कप, नमक और काली मिर्च का पाउडर, और ये अपने स्वाद के अनुसार। अब इसको भरने के लिए, अंदर फिलिंग के लिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और मक्के के दाने ये 1/4 कप ले लीजिए, नमक 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला थोड़ा सा, काले मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, मतलब आधा छोटा चम्मच, टमाटो केचप ये जैसा आपके घर में पसंद हो, और तेल 1 बड़ा चम्मच। इसे बनाना कैसे है, पैन में घी गरम करें, राई, कड़ी पत्ता, काजू और मूंगफली का पेस्ट डालकर मिलाते हुए सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें पके हुए चावल, नमक और काली मिर्च पाउडर मिला दें। 2 मिनट तक पकने के बाद पोटैटो मैशर से ये चावल मसल लें अच्छे से। जी, इसे ठंडा कर लें। अब कप केक का जो लाइनर होता है ना, उसमें थोड़ा सा चावल का मिश्रण डालें, या फिर आप छोटी सी कटोरी घर में, कोई छोटी सी कटोरी, उसमें ये मिश्रण डाल के उंगली से दबाते हुए कटोरी का इसमें आकार ले लेना है। इसके लिए कोई छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पैन में तेल गरम करें, सारी सब्जियां डालकर मुलायम होने तक पकाएं, यानी सौते ही करना है बस। और सारे मसाले 1-1 करके मिला दें। 2 मिनट तक पकने के बाद टमाटो केचप मिला और ठंडा करें। अब चावल की कटोरियों को निकाल लें, उसमें से जिसमें से भी उसको शेप लिया बाहर निकाल के, और फिर ये जो भरावन जो स्टफिंग बनाई है वो डालकर आप सर्व कर सकते हैं। क्या बात है। और बड़े बच्चे जो हैं वो चटकारे कहने को हुआ क्या, देखो चावल है और सारी सब्जियां हैं। बिल्कुल। तो भाई हमारे एक सखी ने कहा है कि कल मटर के पराठे बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट बने। करना क्या है कि मटर को कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर हल्का भून लिया, फिर भुने हुए मटर, मतलब मटर के दाने, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन दरदरे ओखली में कूट लिए। कढ़ाई में तेल डालकर राई, सौंफ और मटर का जो मिश्रण है वो थोड़ा बेसन मिलाकर इसे अच्छे से भून लेना है। तो और धनिया पत्ती डालकर मिश्रण को, जैसे हम आलू का पराठा या कोई अन्य पराठे बनाते हैं, तो आटे में भरावन, ये जो भरावन है उसे भर के इसके पराठे बेलने हैं और सेक कर गर्मा गर्म चटनी के साथ परोसने हैं। क्या बात है। तो ये भी बहुत बढ़िया हो गया। और एक और है राजमा पैटिस के बर्गर, अगर आप बनाते हैं, ये कुछ अलग और बच्चों को लुभावने वाला और दिख रहा है। राजमा जो नहीं खाते वो इस बहाने खा लेंगे। तो देखो, उबले हुए राजमा, आलू, मटर, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब ले लो थोड़े से। इनको अच्छे से आप मसाले के साथ मिला लीजिए। मसाले क्या क्या डालने हैं, वही नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हल्का सा गरम मसाला, ऑरिगेनो फ्लेक्स जो मसाला है ना वो डाल लीजिए, चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। तो बच्चों को वो देखने में और उसका जो ऑरिगेनो का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसे टिक्की का आकार दें और टिक्की को कॉर्नफ्लोर के घोल में और ब्रेड क्रम्स में डुबोना है जी, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। टिक्की मतलब वही आप भजिया कह लीजिए या टिक्की कह लीजिए, उसको आपको तल लेना है। फिर बंस लें, यानी कि जो गोल वाले बंस होते हैं पाव, वो वाले लेने, और उन्हें बीच में से काट कर और मक्खन लगाकर सेक लीजिए। अब बर्गर के एक तरफ तो टमाटो केचप लगा लीजिए, फिर उसके ऊपर पैटिस रखिए, फिर थोड़ा सा चीज़ डालिए, थोड़ा कटा हुआ प्याज डालिए और टमाटर डालिए। उसके ऊपर से फिर दूसरा वापस से आप चाहें तो मस्टर्ड सॉस है वो भी डाल सकते हैं, और मेयोनीज डाल दीजिए, और दूसरा वापस जो बर्गर का जो दूसरा हरी चटनी ही लगा दीजिए। हाँ, हरी चटनी अंदर तो आप जो चाहे वो लगा। तो ये घर पे बना स्वस्थ स्वादिष्ट बर्गर बच्चों को लुभाने के लिए तैयार है। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे
रखना झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। तो दीपा जी, अब सबसे विदा लेते हैं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।